आवाज आ रही है सभी को? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके। तो आज हम लोग जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है प्रोटेक्टिव रिले। ठीक है। तो ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना हर एक चीज, क्योंकि अगर आज नहीं समझ पाओगे तो नेक्स्ट क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी डेफिनेशन है छोटी छोटी, वो समझना बहुत ज़रूरी है आज। क्योंकि अगर वो छोटी छोटी डेफिनेशन नहीं पता होंगी तो हम लोग जब और सारे रिलेज का वर्किंग स्टार्ट करेंगे या उनका फंक्शन देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक भी चीज़ समझ में नहीं आने वाली। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है रिले और सर्किट ब्रेकर के बारे में, पहली क्लास से मैं डिस्कशन करते हुए आ रहा हूँ। क्योंकि जो भी पढ़ना है स्विच गियर और प्रोटेक्शन में, स्विच गियर प्रोटेक्शन में यही दो तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, रिले है, सर्किट ब्रेकर है, और जो भी अलग अलग डिवाइसेस हैं। तो अगर रिले की बात करें तो रिले क्या है? एक तरह की सेंसिंग डिवाइस है ना, जो कि सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म करती है कि मेरे पूरे सर्किट में फॉल्ट आ चुकी है। अब आप सर्किट को क्या कर दो, ओपन कर दो, कि वो फॉल्ट हेल्दी सेक्शन से अनहेल्दी सेक्शन में, या सॉरी अनहेल्दी सेक्शन से हेल्दी सेक्शन में ना जा पाए। अनहेल्दी सेक्शन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय अनहेल्दी सेक्शन? बताओ, कोई बताओ, अनहेल्दी सेक्शन क्या होता है पावर सिस्टम? जिस सेक्शन में फॉल्ट आता है उसको अनहेल्दी सेक्शन बोलते हैं। हाँ, जिस सेक्शन में फॉल्ट आ चुका होता है उस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? अनहेल्दी सेक्शन बोलते हैं। हमारा जो भी पावर सिस्टम इंजीनियर्स है या जो भी इंजीनियर्स होते हैं, उनका मेन मोटो यही होता है कि जो भी फॉल्ट आया है उसको अनहेल्दी सेक्शन तक ही रोक दिया जाए, उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। ठीक है। तो इसको रोकने में जो मेन दो कॉम्पोनेंट्स हैं वो है आपके कौन कौन? एक है रिले सबसे पहला, और दूसरा है कौन? सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि कितने तरह के सर्किट ब्रेकर्स हैं हमारे पास, कैसे वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन उन सर्किट ब्रेकर को चालू करने के लिए हमको क्या चाहिए? रिले चाहिए, जो कि उनको इन्फॉर्म करता है कि फॉल्ट आ चुका है। ठीक। तो पहली लाइन आप देख सकते हो जहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ये क्या है? एक तरह की सेंसिंग डिवाइस है जो कि क्या करती है? फॉल्ट को सेंस करती है ना? क्या करती है? फॉल्ट को सेंस करती है। सेंसिंग डिवाइस है जो कि फॉल्ट को सेंस करती है, और ये भी पता लगाती है कि वो फॉल्ट कहाँ पे आया है ना? देन नोन इट्स पोजीशन एंड फाइनली इट गिव्स द ट्रिपिंग कमांड टू द सर्किट ब्रेकर। क्या क्या करेगा? फॉल्ट को सेंस करेगा, ये पता लगाएगा कि फॉल्ट कहाँ पे आया है, और तीसरा काम क्या करेगा? एक ट्रिपिंग कमांड देगा इसको, सर्किट ब्रेकर को, कि भाई अब क्या हो जाओ, तुम सर्किट को ट्रिप कर दो और सर्किट को ऑफ कर दो। ठीक है। अब जैसे ही मेरे सर्किट ब्रेकर को क्या मिलेगा? ट्रिपिंग कमांड मिलेगा, सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा? सर्किट को ओपन कर देगा। ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है, हम लोग आगे और डीप में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले, तो आप वहां पे ये लिख सकते हो कि एक तरह की सेंसिंग डिवाइस है जो कि फॉल्ट को सेंस करती है और पोजीशन को पता लगाती है। हाँ बोलो। सर आपकी हाँ, आवाज बहुत कट रही है, कट कट क्या रहा। कट रही है? अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले, है ना, क्या क्या फंक्शन होते हैं प्रोटेक्टिव रिले के, तो ये चार पांच आप फंक्शन लिख सकते हो जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्या है कि फॉल्ट को डिटेक्ट करना। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट। ठीक। दूसरा काम है लोकेशन पता करना कि फॉल्ट कहाँ पे आया है। ठीक। तीसरा काम है कि टाइप ऑफ फॉल्ट को पता करना कि किस तरह का फॉल्ट है ना? ओवर करंट है, ओवर वोल्टेज है, अर्थ फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है बहुत सारे फॉल्ट के बारे में, डबल एल जी है, ट्रिपल एल फॉल्ट है ना? तो पहला काम कि फॉल्ट आया है ये पता करें। दूसरा काम फॉल्ट की लोकेशन क्या है ये पता करें। तीसरा काम किस तरह का फॉल्ट है ये पता करें।
है ना। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड देना। ठीक है, तो ये 4 क्या है मेरे पास फंक्शन है किसके, रिले के, इनको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज, बोलो समझ में आया इतनी बात। ओके चल अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बेसिक सर्किट है जिसको मैंने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में बताया था, सेकंड लेक्चर में जो हम लोग पढ़ रहे थे। बहुत ही बेसिक सी सर्किट है। यही जो बेसिक सर्किट है, यही बेसिक सर्किट आपको आगे काम देगी जब हम अलग अलग रिले का क्या पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे। ये रिले और सर्किट ब्रेकर की कंबाइंड सर्किट है कि रिले और सर्किट ब्रेकर कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इनको जानने के पहले जो कुछ ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स है रिले और सर्किट ब्रेकर में, उसको जानना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट और रिले और सर्किट ब्रेकर का ऑक्सिलरी कंपोनेंट है वो है सीटी। ठीक है, क्या है, सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, कोई बता सकता है करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? बताओ कोई भी, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? सिंटू कुमार, यस सर। बताओ क्या होता है करंट ट्रांसफार्मर? सर स्टेप डाउन करंट को ये मेजर करता है। स्टेप डाउन करंट को मेजर करता है। कौन सा ट्रांसफार्मर मेजरमेंट करने लगा? अच्छा, सीटी यूज कहाँ पे करते हैं, कोई बता सकता है सीटी को कहाँ पे यूज करते हैं? सर अल्टरनेट करंट को या तो रिड्यूस करने या बढ़ाने के लिए। अच्छा, हाई करंट को मेजर करता है सर करंट। अच्छा, तो देखो जो सीटी और पीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये दोनों के दोनों क्या है, मेजरमेंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, जनरली जब हम पावर सिस्टम में आते हैं तो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज और हाई करंट होता है कि हम फिजिकली वहाँ पे जा करके करंट की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब वहाँ पे हम जाएं और खड़े होकर मल्टीमीटर से करंट की वैल्यू मेजर करेंगे तो मेरा मल्टीमीटर भी जाएगा और हम भी साथ में जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है इतनी हाई करंट में जा करके फिजिकली मेजरमेंट करना। तो हम वहाँ पे यूज करते हैं क्या, सीटी और पीटी। ठीक, सीटी क्या करता है कि जितनी भी करंट आ रही है, जैसे मान लो मेरे सर्किट पे 200 एम्पियर की करंट आ रही है। ठीक, अब सीटी क्या करेगा, उसको 2 एम्पियर में कन्वर्ट करके सर्किट को प्रोवाइड कर देगा। ठीक, सर्किट को पता है कि भाई मेरे करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो कितना है। अब उस रेशियो को मल्टीप्लाई करके मेरा सर्किट ये पता कर लेगा कि सर्किट में कितनी करंट आ रही है। ठीक, तो 200 को अगर 2 एम्पियर में कन्वर्ट कर रहा है और साथ ही साथ मेरे पास करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो अवेलेबल है, तो हम पता कर सकते हैं कि भाई 2 एम्पियर का मतलब कितना है, 200 एम्पियर, है ना। तो वैसे ही जब फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आएगा तो मान लो सर्किट में आ गई 1000 एम्पियर, तो 1000 एम्पियर के अकॉर्डिंग मेरी करंट वहां पे भी इंक्रीज हो जाएगी। कहाँ पे, सीटी के सेकेंडरी में। ठीक है तो अब इसी सर्किट का ऑपरेशन देखते हैं। आपको जब भी पूछा जाएगा रिले के बारे में, तो रिले के बारे में पूछे जाने के टाइम आपसे इसका बेसिक ऑपरेशन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ये ब्लिंक होने का मतलब क्या है, यहाँ पे फॉल्ट आ चुका है। ठीक, जैसे ही यहाँ पे फॉल्ट आया, ये फॉल्ट करंट क्या हो गई, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई। तो जैसे ये ज्यादा मात्रा में बढ़ी, ये सीटी ने इसको क्या किया, मेजर किया कि भाई मान लो यहाँ पे आनी चाहिए थी 200 एम्पियर, अब आने लगी अचानक से कितनी, 1000 एम्पियर। तो सीटी ने मेजर किया, अब देखो ये करंट यहाँ पे फॉल्ट करंट हुआ, अब सीटी में ये करंट जा रहा है, देखो। ठीक, सीटी में जैसे करंट गया, सीटी के साथ लगा हुआ है क्या, रिले का कॉइल। क्या लगा हुआ है, रिले का कॉइल। तो देखो सीटी में करंट जा रही है, अभी जा रही है, रिले एक्टिवेट हुआ और इस ट्रिप सर्किट को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो ट्रिप सर्किट को जैसे ही ऑन किया, ये जो मेरी ट्रिप कॉइल की सर्किट थी वो एक्टिवेट हो गई, एक्टिवेट हुई।
और एक्टिवेट होने के लिए इसको भी सोर्स चाहिए, तो यहाँ पे हमने पहले से एक बैटरी लगा के रखी है। जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ मेरा सर्किट क्या हो गया, यहाँ पे देखो ओपन हो गया। जब नॉर्मल कंडीशन है तब मेरा सर्किट क्या है, क्लोज है। और जब एबनॉर्मल कंडीशन आई, देखो ये एबनॉर्मल कंडीशन आई, सीटी ने उसको मेजर किया, सीटी ने रिले कॉइल को बताया, रिले कॉइल एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के साथ ही साथ ट्रिप कॉइल को सिग्नल भेजा। ट्रिप कॉइल जैसे ही एक्टिवेट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, डीसी सोर्स से पावर लेकर के मेरा ट्रिप कॉइल सर्किट को क्या कर दे रहा है, ओपन कर दे रहा है। बोलो समझ में आया? तो यहाँ पे अगर वर्ड्स में जाओगे तो वर्ड्स में लिखा गया है पहले क्या, फर्स्ट पार्ट इज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज द लाइन। तो पहला पार्ट क्या है, सीटी जो है वो मेरा लाइन के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ सीटी इज कनेक्टेड टू रिले ऑपरेटिंग कॉइल। तो सेकेंडरी वाइंडिंग किसके साथ कनेक्टेड है, रिले के ऑपरेटिंग कॉइल के साथ। तो जैसे ही इसमें करंट का वैल्यू बढ़ेगा, रिले कॉइल क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट होने के दौरान ये किसको एक्टिवेट कर देगा, आपकी ट्रिप कॉइल को एक्टिवेट कर देगा। ठीक, नेक्स्ट लिखा है थर्ड पार्ट इज द ट्रिपिंग सर्किट विच मे बी आइदर एसी और डीसी सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक, trip coil of the circuit breaker and the relay stationary contact are connected in series connection। तो ये जैसे ही यहाँ पे ऑन हो रहा है, देखो कि ये देखो ये सर्किट जैसे ही यहाँ पे ऑन हो रही है, देखो नेक्स्ट ये प्रोसेस बढ़ रहा है, सर्किट ऑन हुई, ऑन होने के साथ उस सर्किट में करंट फ्लो की और ट्रिप कॉइल क्या हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, बोलो समझ में आया ये चीज? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। सबको आवाज आ रही है? और सबको आवाज आ रही है? अच्छा, जिसको आवाज नहीं आ रही है वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेगा, मैं अभी रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये तो हो गई प्रोटेक्टिव रिले की बात कि प्रोटेक्टिव रिले मेरा कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है। ठीक है, अब अगर हम एक्चुअल पावर सिस्टम की बात करें तो मान लो कि ऐसा कोई इंस्टेंट हो जाए या ऐसा कोई टाइम आ जाए कि जो प्रोटेक्शन हमने लगाया है वो प्रोटेक्शन अचानक से फेल कर जाए, है ना। अब हर वक्त कोई हर रिले पे जा करके या हर सर्किट ब्रेकर पे जा करके चेक नहीं कर सकता कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे रिले और सर्किट ब्रेकर हमारे सिस्टम में लगे रहते हैं, है ना। अब अचानक से कोई मेरा सर्किट ब्रेकर या कोई रिले कॉइल क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक, तो इस दौरान मेरा प्रोटेक्शन सिस्टम या जो स्विच गियर प्रोटेक्शन सिस्टम है वो कैसे काम करेगा, है ना। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बैकअप प्रोटेक्शन लगाते हैं। कौन सा प्रोटेक्शन लगाते हैं, बैकअप प्रोटेक्शन लगाते हैं। ठीक, प्राइमरी प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्शन है जो प्रोटेक्शन हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि एक प्रोटेक्शन हमने लगा दिया कि कोई फॉल्ट आया तो अचानक से क्या हुआ, ट्रिप कॉइल एक्टिवेट हुई और सर्किट ब्रेकर मेरा ट्रिप कर गया। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लो प्राइमरी प्रोटेक्शन जो वहां पे अवेलेबल है वो फेल हो गया, है ना, वो काम नहीं किया। उस दौरान क्या होगा, उस दौरान क्या होगा भैया, उस दौरान बैकअप प्रोटेक्शन जो है सिस्टम में वो काम करेगा। ठीक, तो जो प्रोटेक्शन की बात है पावर सिस्टम में, उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्राइमरी प्रोटेक्शन और एक होता है बैकअप प्रोटेक्शन। प्राइमरी प्रोटेक्शन को बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहला डिफेंस सिस्टम जो कि सिस्टम को किसी भी फॉल्ट से बचाता है। और बैकअप प्रोटेक्शन को वो प्रोटेक्शन बोलते हैं जब प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाए, उस दौरान मेरा बैकअप प्रोटेक्शन क्या करे, काम करे। ठीक, तो यहाँ पे देखो सिंपल में लिखा गया है कि प्राइमरी प्रोटेक्शन क्या है, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन विच प्रोवाइड क्विक एक्टिंग एंड सिलेक्टिव क्लियरिंग ऑफ फॉल्ट विद इन द बाउंड्री ऑफ सर्किट सेक्शन। ठीक, और एलिमेंट इन इट प्रोटेक्ट्स द मेन प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इन ईच सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ठीक, तो जो सबसे पहला प्रोटेक्शन होगा सर्किट का वो क्या होगा, प्राइमरी प्रोटेक्शन होगा। और अगर वो प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल कर जाता है किसी भी हालात में तो मेरा कौन सा प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा, बैकअप प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा। और बैकअप प्रोटेक्शन क्या करेगा, सर्किट को फॉल्ट से सेव करेगा। ठीक है, अब
क्या क्या ऐसे इंस्टेंट हो सकते हैं जिससे मेरा प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाए? आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे इंस्टेंट्स हैं जिस दौरान मेरा प्राइमरी प्रोटेक्शन जो है वो फेल हो सकता है, ठीक है? तो पहला है कि फेल्योर ऑफ सर्किट ब्रेकर। मान लो अचानक से मेरा सर्किट ब्रेकर खराब हो जाए, है ना, खराब हो जाए, या मान लो हम उस सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस कर रहे हैं, है ना, और हम चाहते हैं कि अभी भी सप्लाई ऑन रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? प्राइमरी सर्किट ब्रेकर का हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेंटेनेंस कर रहे हैं। उसमें मान लो ऑयल खत्म हो गया, या मान लो कोई कांटेक्ट खराब हो गया, तो हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं। उस दौरान जब हम सर्किट ब्रेकर को बाहर निकाल लेंगे तो उस दौरान कौन सा प्रोटेक्शन काम करेगा? बैकअप प्रोटेक्शन काम करेगा, ठीक है? मान लो सीटी या पीटी है जो कि सिस्टम में लगा हुआ है, वो है ना, प्रोटेक्टिव रिले जो लगा हुआ है वो खराब हो जाए, ट्रिपिंग सर्किट खराब हो जाए, डीसी सप्लाई जो हम देते हैं सर्किट ब्रेकर के लिए वो डीसी सप्लाई फेल हो जाए, ठीक? लॉस ऑफ वोल्टेज और करंट सप्लाई टू द रिले, रिले में करंट और वोल्टेज की सप्लाई खत्म हो जाए, तो इस दौरान मेरा कौन सा प्रोटेक्शन काम करता है? बैकअप प्रोटेक्शन काम करता है, ठीक है? तो ये बात हो गई किसकी? प्राइमरी प्रोटेक्शन की। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज द बैकअप प्रोटेक्शन, ठीक? तो यहां पे देखो, ये जो सर्किट आपको दिखाई जा रही है, सबको दिख रहा है सर्किट क्लियरली? बोलो, ठीक है। यहां पे जो देखो 4 सेक्शन लगे हुए हैं, ऊपर में लिखा हुआ है सी, सीबी, 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 4 लाइन जा रही है, चारों में सीबी लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, और सीबी के साथ साथ वहां पे सीटी लगा हुआ है, और सीटी के साथ लगा हुआ है रिले जो कि सर्किट ब्रेकर को सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ठीक? तो ये जो 4 कनेक्शन लगे हुए हैं, ये 4 कनेक्शन दिखा रहे हैं आपको प्राइमरी प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक? कि प्राइमरी प्रोटेक्शन यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। अब ये प्राइमरी प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है 0.6 सेकेंड ऑफ टाइम सेटिंग पे। मान लो अभी टाइम सेटिंग हमको नहीं पता है, हम लोगों ने अभी टाइम सेटिंग डिस्कशन नहीं किया है, आगे हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन बस यहाँ पे समझ लो कि ये फॉल्ट आने के 0.6 सेकेंड के दौरान में ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है? कब एक्टिवेट हो जाएंगे? 0.6 सेकेंड के दौरान ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक? अब कोई ऐसा प्रॉब्लम आया कि भाई इसका जो सीटी है वो खराब हो गया, है ना, तो सीटी अगर खराब हो जाए तो सीटी रिले को कोई भी करंट प्रोवाइड करेगा ही नहीं। अगर सीटी करंट प्रोवाइड नहीं करेगा तो रिले को कैसे पता चलेगा कि फॉल्ट आया है ना? तो मान लो कि इसका सीटी क्या हो गया? खराब हो गया। अब मेरी फॉल्ट क्या हो गई? आगे बढ़ गई। ये फॉल्ट, मान लो यहाँ पे फॉल्ट आया था, अब ये फॉल्ट क्या हो रहा है? एक सेकेंड रुको सर, आपका आवाज कट रहा है सर। वेट आएगा, आवाज आएगा। अभी आ रहा है आवाज? बोलो हाँ या ना, आवाज आ रहा है कि नहीं? बस सर, अभी आ रहा है। ओके वेट, स्क्रीन लेजर पॉइंटर, ठीक? हाँ, तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है, मान लो फॉल्ट यहाँ पे आया था, ठीक? और फॉल्ट आने के बाद मान लो मेरा सीटी हो गया खराब, प्राइमरी प्रोटेक्शन का जो सीटी था वो सीटी हो गया क्या? खराब। तो सीटी खराब हुआ तो ये वाला रिले तो सेंस कर नहीं पाएगा कि फॉल्ट आया है ना? तो फॉल्ट जाएगा आगे फॉल्ट आगे बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते ये पहुंचा कहां पे? यहाँ पे, ठीक? मेन बस के पास, मेन बस में ये पहुंच गया। तो प्राइमरी प्रोटेक्शन जैसे ही फेल किया, मेरा बैकअप प्रोटेक्शन क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। तो 0.6 सेकेंड तक मेरा प्राइमरी प्रोटेक्शन काम किया। अब 0.6 सेकेंड के बाद जैसे सिस्टम को पता चला कि भाई प्राइमरी प्रोटेक्शन एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो 1 सेकेंड के बाद देखो क्या लिखा? ओवर करंट रिले 1 सेकेंड टाइम सेटिंग। 1 सेकेंड के बाद मेरा बैकअप प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, ठीक? 0.6 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड में कितना टाइम और है? 0.4 सेकेंड। तो 0.4 सेकेंड तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। 0.4 सेकेंड के बाद इसके एक्टिवेट ना होने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक? तो ये एक्टिवेट नहीं हुआ सीटी खराब होने के कारण, जैसे फॉल्ट यहां पहुंचा ये एक्टिवेट हो गया, ठीक?
तो ये प्रोसेस है प्राइमरी और बैकअप का, कि प्राइमरी जब काम नहीं करेगा तो मेरा बैकअप ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा कि हम लोग अनहेल्दी पोर्शन को हेल्दी पोर्शन से बचा सके। समझ में आया? बोलो, सब कोई रिप्लाई करो। चलो, तो ये है आपका प्राइमरी और बैकअप। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब भी हम लोग रिले डिजाइन करते हैं एज ए इंजीनियर, हम लोग अगर रिले डिजाइन कर रहे हैं तो हमको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, तो उसमें टोटल 6 चीज है जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिजाइन, कि उनको कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे वो बेनिफिशियल हो हमारे सिस्टम के लिए। तो टोटल 6 चीजें हैं। पहला है सेलेक्टिविटी, दूसरा है स्पीड, देन है सेंसिटिविटी, रिलायबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड द इकोनॉमी। ठीक, तो ये 5-6 चीजें हैं जिनको हमको पढ़ना है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या है प्रोटेक्टिव रिले के लिए। ठीक है, तो ये 6 अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है जिनको हमको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला डिस्कशन हम लोग करते हैं सेलेक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में? सेलेक्टिविटी के बारे में, है ना। तो हम लोग सीधे डायग्राम पे आते हैं। आप लोग जो लिटरेचर होगा वो आप लोग पढ़ लेना घर पे, हम लोग डायरेक्ट डायग्राम पे आते हैं, समझते हैं। ये डायग्राम सबको दिख रहा है? हाँ या ना में रिप्लाई करो। ओके, तो देखो, ये मेरा एक सिंगल लाइन डायग्राम है सिस्टम का, है ना। सिस्टम का क्या है? ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है ना। सिंगल लाइन डायग्राम के दौरान क्या होता है कि सबसे पहले जनरेटर यूज किया जाता है। जनरेटर के बाद हम लोग यूज करते हैं क्या? एक ट्रांसफार्मर। फिर ट्रांसफार्मर के बाद यूज करते हैं हम लोग क्या? ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, सिंपल डायग्राम की बात करें तो, ठीक, जनरेट करेंगे लो वोल्टेज पे, फिर उसको ट्रांसफार्मर से ट्रांसफॉर्म करेंगे हाई वोल्टेज, कि हम लोग दूर तक उसको क्या कर पाए? ट्रांसमिट कर पाए। ठीक, तो ये मेरा पूरा एसएलडी होता है। अब एसएलडी के दौरान या जो भी मेरा सिस्टम है उस दौरान हमको अलग अलग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे अलग अलग प्रोटेक्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये अलग अलग प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब हर प्रोटेक्शन का अपना एक जोन होता है। ठीक है, तो जैसे अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है जनरेटर के पास, तो उसको बोलेंगे जनरेटर जोन। कौन सा जोन बोलेंगे? जनरेटर जोन। अब अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपका लो वोल्टेज स्विच गियर के पास, लो वोल्टेज स्विच गियर कहां तक? ट्रांसफार्मर के पहले। ठीक है, जब तक ट्रांसफार्मर तक मेरी सर्किट नहीं पहुंच रही है तब तक वो कौन सा जोन है? लो वोल्टेज जोन है। ठीक, तो ये मेरा लो वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन जोन हो जाएगा। ठीक, फिर मेरी सर्किट पहुंची कहां पे? पावर ट्रांसफार्मर के पास, तो ये कौन सा जोन हो जाएगा? पावर ट्रांसफार्मर का जोन हो जाएगा। फिर सर्किट पहुंची कहां पे? हाई वोल्टेज, क्योंकि हमने क्या कर दिया? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो अब क्या हो गया मेरा? हाई वोल्टेज। तो अब ये कौन सा जोन कहा जाएगा? हाई वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन जोन। ठीक, फिर हाई वोल्टेज के बाद अब सर्किट आगे बढ़ रही है, तो आगे बढ़ने के दौरान हमको क्या मिलेगा? ट्रांसमिशन लाइन मिलेगा, तो उसको कौन सा जोन बोला जाएगा? ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन जोन। ठीक, और ये आगे बढ़ता जाएगा जिसको हम हाई वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन जोन बोलेंगे। अब उसके बाद वो सर्किट पहुंचेगी मेरी कहां पे? सब स्टेशन में। तो सब स्टेशन में फिर से ट्रांसफार्मर आएगा, तो फिर से उसको बोलेंगे कौन सा जोन? ट्रांसफार्मर जोन। फिर ट्रांसफार्मर के बाद लो वोल्टेज जोन आएगा। ठीक, तो इस तरह आगे प्रोसेस होता रहेगा। अब मान लो फॉल्ट आया जनरेटर के पास, तो कौन सा प्रोटेक्शन जोन एक्टिवेट होना चाहिए? जनरेटर वाला प्रोटेक्शन जोन एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि फॉल्ट आया जनरेटर के पास और एक्टिवेट हो गया मेरा कौन सा? हाई वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन जोन एक्टिवेट हो गया। तो जनरेटर के पास अगर फॉल्ट आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जनरेटर के पास का प्रोटेक्शन ही ऑन होना चाहिए। यही है क्या? सेलेक्टिविटी। कैसे मेरा जो सिस्टम है वो सेलेक्ट करता है फॉल्ट के जोन्स को। ठीक, फॉल्ट आया जनरेटर के पास तो सिर्फ और सिर्फ
जनरेटर का प्रोटेक्शन जोन ऑन होगा और कोई प्रोटेक्शन जोन ऑन नहीं होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सेलेक्टिविटी, है ना। बहुत सारे अलग अलग जोन यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको, है ना, जैसे जनरेटर का जोन है, लो टेंशन है, ट्रांसफार्मर है, हाई टेंशन है, ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक। तो फॉल्ट आया है जनरेटर के पास, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा जोन एक्टिवेट होगा, जनरेटर का जोन एक्टिवेट होगा और कोई जोन एक्टिवेट नहीं होगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेलेक्टिविटी। बोलो, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पीड। अब स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है जब हम लोग रिले की बात करते हैं? मान लो फॉल्ट आया, फॉल्ट करंट इतनी तेज होती है, करंट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कुछ नैनो सेकंड में वो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर सकती है। और उतने सेकंड में अगर मेरा सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा और अनहेल्दी हो जाएगा। तो रिले को बहुत कम टाइम में एक्टिवेट होना पड़ता है ना, उसकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि पहला चीज क्या, कि वो सिर्फ उसी जोन को सेलेक्ट करे जिस जोन में फॉल्ट आया है। दूसरा क्या लिखा गया है, स्पीड, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो कि वो फॉल्ट को आगे बढ़ने से क्या कर सके, रोक सके। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी, है ना। सेंसिटिविटी का मतलब कोई बता सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी? बोलो। अच्छा, सेंस करने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंस? कि हम लोग सेंस कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। बोलो, कोई भी लो बोलो। वैल्यू में भी सर ऑपरेट करते, लो वैल्यू में भी ऑपरेट करते सर। ठीक है। तो देखो, सेंसिटिविटी सिंपल सी, हमारे पास बहुत सारा सेंस है ना। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, है ना। अब जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनको बहुत धीरे आवाज भी सुनाई देती है, बहुत कम आवाज भी सुनाई देती है ना। आप धीरे से भी बोलोगे तो वो सुन सकते हैं। तो उनकी सुनने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा है ना। जो उनका सुनने का सेंस है वो बहुत ज्यादा है ना। तो उसी तरह हमारा पावर सिस्टम का भी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होना चाहिए कि हल्का सा भी कुछ फॉल्ट आए तो वो सेंस कर ले, है ना। ये नहीं कि वो बैठा है, देख रहा है कि थोड़ा और ज्यादा फॉल्ट आएगा तब सेंस करेंगे, है ना। तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, ठीक। सेंसिटिविटी बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है रिलायबिलिटी, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है रिलायबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिव रिले सिस्टम टू ऑपरेट अंडर प्री डिटरमाइंड कंडीशन, है ना। रिलायबल होने का मतलब ये है कि हमने रिले को बता दिया कि भाई इतने एम्पियर पे तुमको ऑफ हो जाना है ना। 2 एम्पियर पे ऑफ हो जाना है, 4 एम्पियर पे ऑफ हो जाना है। हम जो भी उसको सेटिंग करके दे, उस सेटिंग पे वो ऑफ हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलायबल है। बोलेंगे ना कि भाई मेरा जो रिले है वो रिलायबल है, वो हर अलग अलग सेटिंग पे ऑपरेट कर सकता है ना। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब कोई भी उसको ऑपरेट कर सके, है ना। ये बोलते हैं ना यूजर फ्रेंडली है, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा यूजर फ्रेंडली है, कोई भी यूज कर सकता है, बहुत इजी है ना। और द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी। एज अ इंजीनियर इकोनॉमी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब ये नहीं कि हमने खरीदा 10,000 का ट्रांसफार्मर और उसमें रिले लगा दिया 1 लाख रुपए का, ठीक। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब हम पूरी बैलेंस शीट करेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि भाई 10,000 के ट्रांसफार्मर में 1 लाख का रिले लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, है ना। अब देखो, जो प्रोटेक्टिव गियर है अगर पूरे सिस्टम में देखा जाए तो टोटल कॉस्ट का 5% होता है। जैसे कि अगर ये एक रूल है कि हम जितना भी प्रोजेक्ट करेंगे, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा पावर सिस्टम का, उस प्रोजेक्ट में हमको 5% रखना होगा, किसके लिए, बैलेंस बचा करके, किसके लिए, प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए। ये रूल है। तो सिर्फ 5% ही आप दे सकते हो प्रोटेक्टिव गियर्स के लिए, तो उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो 100 रुपए का 5 रुपए में
जैसे 100 रुपए का प्रोटेक्शन सिस्टम हमने बनाया तो 5 रुपए का उसमें हमको क्या बनाना होगा, 100 रुपए का पावर सिस्टम में 5 रुपए का प्रोटेक्शन सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिनको रिले बनाने के दौरान ध्यान पे रखा जाता है। आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये देखो, जैसे फिजिकली अगर तुम रिले देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है ना। ये एक बॉक्स है जिसमें एक रिले का सेटअप पूरा डिजाइन किया गया है ना। और इसके पास अलग अलग सेटिंग्स हैं। इस रिले को हम अलग अलग सेटिंग पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेट करा सकते हैं। ये कुछ नॉब्स यहाँ पे दिखाई गई है, इन नॉब्स को आप चेंज कर करके रिले को ऑपरेट करा सकते हो। तो जब भी हम रिले सिस्टम में लाते हैं तो रिले को एक्टिवेट करने के लिए या उसमें उसको सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी अलग अलग बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कि रिले को हम कैसे ऑपरेट कराएं। जैसे अभी हम लोग प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन देख रहे थे कि एक रिले मेरा 1 सेकंड पे ऑपरेट कर रहा था और एक रिले मेरा 0.6 सेकंड पे ऑपरेट कर रहा था। तो ये रिले को पहले से नहीं पता होता कि भाई वो 1 सेकंड पे ऑपरेट करेगा कि 0.6 सेकंड पे ऑपरेट करेगा। उसको हमको रिले के अंदर जाकर के सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन करेगा? ये एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिसको रिले के बारे में हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज पता हो। हर कोई जाके ये नहीं कर सकता कि गया जाके चेंज कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, पता चला कि उसको ट्रिप होना चाहिए था 1 सेकंड पे, वो ट्रिप हो रहा है जाकर के 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड में पूरा मेरा सिस्टम तब तक बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा मैटर रखता है पावर सिस्टम के केस में, है ना। तो एक पढ़ा लिखा आदमी, एक इंजीनियर जो सिस्टम में रहता है, वही इस चीज को क्या करता है, कैलिब्रेट करता है, कि जा करके उसकी सेटिंग चेंज करता है, उसकी कैलकुलेशन करता है कि कितने सेकंड पे मेरा रिले ट्रिप होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वहां पे सेटिंग करता है, अलग अलग नॉब्स को चेंज करता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जानने के लिए हमको अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है ना, कि हम रिले को सेट कैसे करें। जैसे कि मान लो हमको ये डिसाइड करना है कि मेरा रिले 5 सेकंड के अंदर, फॉल्ट आने के 5 सेकंड के अंदर ऑपरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस 5 सेकंड को डिसाइड करने के लिए हमको बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज को सेट करना पड़ता है रिले के अंदर। तो रिले के अंदर बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज है। जैसे यहाँ पे देखोगे टाइम सेटिंग का डायल है। ठीक है, टाइम सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग करंट सेटिंग चेंज कर सकते हैं इस नॉब को अलग अलग जगह पे लगा करके, है ना। तो पहले तो इनको देखने के पहले हमको अलग अलग टर्म्स को जानना पड़ेगा कि भाई ये चीज क्या होती है, इसका टाइम सेटिंग का मतलब क्या है ना, ये कैसे ऑपरेट करता है, इसका फॉर्मूला क्या है ना। तो पहले ये कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे रिले के वर्किंग पे, है ना। आज हम लोग वर्किंग डिस्कशन नहीं करेंगे, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है रिले का टाइम, कि रिले का टाइम क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय टाइम, है ना। तो रिले टाइम की बात का मतलब ये है कि हर रिले की अपनी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, वो टाइम जो फॉल्ट आने के बाद, कब, फॉल्ट आने के बाद और ट्रिप सर्किट को क्लोज होने तक, फॉल्ट आने के बाद और ट्रिप सर्किट को क्लोज होने तक, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि फॉल्ट आया, है ना, ये फॉल्ट आया, अब टाइम कैलकुलेट होना स्टार्ट हो गया, टाइम कैलकुलेट हो रहा है, अभी भी टाइम कैलकुलेट हो रहा है और ये ट्रिप सर्किट एक्टिवेट हो गई। तो फॉल्ट आने के बाद और ट्रिप सर्किट एक्टिवेट होने तक जो टाइम होता है उसको हम कौन सा टाइम बोलेंगे, बोलो कौन सा टाइम बोलेंगे?
जवाब दो चैट बॉक्स में। फॉल्ट आने के बाद और ट्रिप सर्किट एक्टिवेट होने तक जो टाइम होगा उसको कौन सा टाइम बोला जाएगा? रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। और सबको नहीं पता? हाँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा टाइम? रिले टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो देखो, इंस्टेंट टू फॉल्ट टू क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट। जब फॉल्ट आया तब से मेरा टाइम कैलकुलेट होना स्टार्ट होगा, और कब तक वो टाइम कैलकुलेट होगा? जब तक मेरी ट्रिप सर्किट एक्टिवेट नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से देख सकते हैं कि फॉल्ट आया, टाइम कैलकुलेट होना स्टार्ट हुआ, और ये करंट पहुंची मेरी कहाँ पे? रिले कॉइल पे, और ट्रिप सर्किट एक्टिवेट हुई, टाइम कैलकुलेट होना स्टॉप हो गया। ठीक, तो फॉल्ट आने से ट्रिप सर्किट एक्टिवेट होने तक जितना समय लगेगा उसी समय को हम क्या बोलेंगे? रिले टाइम। ठीक, नेक्स्ट है ब्रेकर टाइम। तो सर्किट ब्रेकर टाइम का टाइम कहां से कहां तक होता है? अब जैसे ही मेरी ट्रिप सर्किट क्या होगी? क्लोज होगी, है ना? फिर से देख लेते हैं। ट्रिप सर्किट क्या हो गई? क्लोज हुई। ट्रिप सर्किट क्लोज होने के बाद, ट्रिप सर्किट के क्लोज होने के बाद, और यहां पे जो आर्क डेवलप होगी वो आर्क खत्म होने तक जो टाइम होगा उसको कौन सा टाइम बोलेंगे? ब्रेकर टाइम। समझ में आया? ट्रिप सर्किट एक्टिवेट होने के बाद और आर्किंग खत्म होने तक जो टाइम होगा उस टाइम को कौन सा टाइम बोलेंगे? ब्रेकर टाइम। बोलो, समझ आया ब्रेकर टाइम का मतलब? नहीं तो फिर से बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म्स। अगर समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कोई है जो बता सकता है ब्रेकर टाइम क्या होता है? कोई है जो बता सकता है ब्रेकर टाइम क्या होता है? अभी बताए हैं तुरंत। अहमद रजा, ब्रेकर टाइम क्या होता है? जी सर। ब्रेकर टाइम क्या होता है? ब्रेकर टाइम, ब्रेकर टाइम। सर सर्किट ब्रेक है तो वही ना ब्रेकर टाइम सर। हाँ बताओ क्या होता है? सर जब करंट आता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है कि सर जो टाइम फिक्स किया रहता है कि इतना सेकंड के अंदर में यह ब्रेक कर जाए, वही सर ब्रेकर टाइम। अच्छा, यही होता है कि बोलोगे कि ट्रिप सर्किट एक्टिवेट होने के बाद और आर्किंग खत्म होने तक, ट्रिप सर्किट एक्टिवेट होने के बाद और आर्किंग खत्म होने तक जितना समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं? सर्किट ब्रेकर टाइम। ब्रेकर टाइम सर। है ना? यहाँ पे देखो क्या लिखा है? क्लोजर ऑफ ट्रिप सर्किट टू फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? सर्किट ब्रेकर टाइम। और बोल सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर जितने देर में ओपन हुआ प्लस आर्किंग टाइम, कितने देर में आर्क खत्म हुई, ये दोनों का सम क्या होगा? सर्किट ब्रेकर टाइम। ठीक, अब रिले टाइम और सर्किट ब्रेकर के टाइम को अगर ऐड कर दिया जाए, ये दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कौन सा टाइम मिल जाएगा हमको? फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। कि फॉल्ट कितने देर में क्लियर हो रहा है वो टाइम हमको पता चल जाएगा। कि फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होना चाहिए ये पता चल जाएगा। कि रिले टाइम और सर्किट ब्रेकर टाइम को अगर हम ऐड कर दें तो हमको फॉल्ट क्लियरिंग टाइम पता चल जाएगा। बोलो, समझ आया? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अभी भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बाकी है जिसको हमको एक एक करके पढ़ना है। फिर फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं, है ना? कि रिले के टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है पिकअप। ठीक, पिकअप का मतलब होता है अ रिले इज सेट टू बी पिक्ड अप व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ऑफ पोजीशन टू ऑन पोजीशन। ठीक, रिले पिकअप तभी करेगा, या पिकअप हम कब बोलेंगे रिले को? कि जब रिले मेरा ऑफ से ऑन हो जाए, है ना? ऑफ से ऑन कब होगा रिले मेरा? जब फॉल्ट आएगी।
जब फॉल्ट आएगा यहाँ पे तभी तो मेरा रिले एक्टिवेट होगा ना, सीटी में करंट की वैल्यू बढ़ेगी और रिले की वैल्यू एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस टाइम को या उस वक्त या उस चीज को हम क्या बोलेंगे, पिकअप करना, कि भाई रिले मेरा क्या कर रहा है, पिक अप कर रहा है। तो ये सब बेसिक टर्म हमको जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि रिले पिकअप। रिले पिकअप का मतलब क्या, फॉल्ट आया और रिले मेरा चालू हो गया, रिले के चालू होने को ही क्या बोलते हैं, पिकअप करना। ठीक है, नेक्स्ट बोला है पिकअप वैल्यू। तो वो वैल्यू जिससे मेरा रिले क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ठीक है, वो करंट की वैल्यू जिससे मेरा रिले क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। ठीक, तो ये हमको कैसे पता चलेगा, तो ये वैल्यू दो कुछ भी हो सकती है, या तो वोल्टेज की वैल्यू भी हो सकती है या तो करंट की वैल्यू भी हो सकती है, इसीलिए इसको पिकअप वैल्यू बोला गया है, ना कि पिकअप करंट बोला गया है। नेक्स्ट है पिकअप करंट, है ना। तो पिकअप करंट कैसे कैलकुलेट होती है, ये छोटी छोटी चीजें जानना जरूरी है, इसको कॉपी पे लिखते चलो, कॉपी पे लिखते चलो। पिकअप करंट का जो वैल्यू है या जो यहाँ पे दिया गया है फॉर्मूला, उसको लिखते चलो, तभी समझ पाओगे। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, सब रिप्लाई करो। लिख लिया, पिकअप करंट इक्वल्स टू रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाइड बाय करंट सेटिंग। ओके, तो करंट सेटिंग हम लोग अभी आगे देखेंगे, लेकिन हमको इसके बारे में तो पता है, रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट, जो मेरा सीटी है उसके सेकेंडरी में कितनी करंट आ रही है ना, इसकी सीटी के सेकेंडरी में कितनी करंट आ रही है, क्योंकि प्राइमरी जो है वो तो किसके साथ लगा हुआ है, बस बार के साथ लगा हुआ है ना। अब सीटी के सेकेंडरी में कितनी करंट आ रही है उसकी वैल्यू, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम करंट सेटिंग के साथ, कि कितनी सेटिंग की गई है मेरे रिले में, उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पिकअप करंट मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा, पिकअप करंट मिल जाएगा। अब करंट सेटिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉप आउट और रीसेट। तो रीसेट कब होगा रिले मेरा, जब फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो फॉल्ट क्लियर होने के बाद जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीसेट होना या ड्रॉप आउट होना। ठीक, नेक्स्ट है फॉल्ट करंट इन सीटी सेकेंडरी। ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, अब मान लो मेरे सिस्टम में फॉल्ट आई कितनी, 5000 एम्पियर। मेरे सिस्टम में कितनी फॉल्ट आई, लिखो चैट बॉक्स में कितनी फॉल्ट आई हुई है, क्वेश्चन में देखो क्या कहा हुआ है, कितनी फॉल्ट आई है सिस्टम में, लिखो चैट बॉक्स में। इंटरेक्ट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। 5000 क्या होता है, 5000 एम्पियर है, 5000 एम्पियर। ठीक है, तो मेरे सिस्टम में आई कितनी फॉल्ट, 5000 एम्पियर। अब उस सिस्टम में जो प्रोटेक्शन जोन है वहां पे जो सीटी लगा हुआ है, उस सीटी की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर, है ना। तो अगर सीटी में 100 एम्पियर करंट जा रही है तो वो सिस्टम को कितना बताएगा, 1 एम्पियर बताएगा, है ना। अब वहां पे आ गया है 5000 एम्पियर, तो सीटी कितना करंट बताएगा, यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, कोई बता सकता है कैसे कैलकुलेट होगा। पहले 100 एम्पियर आ रही थी तो मेरा सीटी 1 एम्पियर दे रहा था, अब अगर 5000 एम्पियर आ जाएगा तो सीटी कितना एम्पियर देगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 एम्पियर पे सीटी 1 एम्पियर बता रहा था, तो 5000 एम्पियर पे सीटी कितना बताएगा, अरे 5000 को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 का मतलब क्या, प्राइमरी ऑफ सीटी, 1 एम्पियर का मतलब क्या, सेकेंडरी ऑफ सीटी। प्राइमरी में अगर आप 1 एम्पियर करंट दे रहे हो तो सेकेंडरी में कितनी करंट आ रही है, 1 एम्पियर आ रही है। अब अगर आप प्राइमरी में 5000 एम्पियर करंट दे रहे हो तो सेकेंडरी में कितनी करंट आनी चाहिए, 50 एम्पियर, है ना। बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो जो 50 एम्पियर करंट आएगी उसको हम कौन सी करंट बोलेंगे, फॉल्ट करंट इन सीटी सेकेंडरी।
फॉल्ट करंट इन सीटी सेकेंडरी। सीटी के प्राइमरी में 5000 एम्पियर आ रही है, तो सीटी के सेकेंडरी में कितनी आएगी, 50 एम्पियर आएगी, है ना। तो इसी 50 एम्पियर को लेकर के कैलकुलेशन की जाती है। 5000 एम्पियर तो वो तो सिस्टम को पता है कि 5000 एम्पियर आ रहा है, लेकिन हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उस 5000 को कैसे देखेगा, 50 एम्पियर के हिसाब से देखेगा। ठीक है, तो 50 एम्पियर कौन सी करंट है, रिप्लाई करो। 50 एम्पियर कौन सी करंट है, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में सबको ही। सिर्फ फॉल्ट करंट नहीं है, ध्यान रखो, सिर्फ फॉल्ट करंट नहीं है, ये है फॉल्ट करंट इन सीटी सेकेंडरी। फॉल्ट करंट इन सीटी सेकेंडरी, सबका जवाब लिखो, सबको जवाब लिखो चैट बॉक्स में, कौन सी करंट है, फॉल्ट करंट इन सीटी सेकेंडरी। फॉल्ट करंट इन सीटी सेकेंडरी, बहुत जगह आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा फॉल्ट करंट इन सीटी प्राइमरी, है ना। आपको क्या निकालना है, फॉल्ट करंट इन सीटी सेकेंडरी, याद रखेंगे, ठीक। तो अब देखो, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिकअप वैल्यू। तो पिकअप वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, या पिकअप करंट कैसे कैलकुलेट होगी, रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट, सीटी में कितना रेटेड करंट है, ठीक है। तो रेटेड करंट ये है 100/1 एम्पियर, कितना है, यहाँ पे कितना वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, 1 एम्पियर, ठीक है। ये फॉल्ट नहीं लिख रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख रहा कि फॉल्ट करंट इन सीटी सेकेंडरी, ये लिखा है रेटेड सीटी सेकेंडरी। तो रेटेड कितना है, 100/1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1। जब ऐसा लिखा रहेगा कि फॉल्ट करंट इन सीटी सेकेंडरी, तब आप लिखोगे 50 एम्पियर, ठीक। यहाँ पे लिखा है रेटेड, तो रेटेड में क्या लिखोगे, 100/1, मतलब रेटेड सेकेंडरी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे करंट सेटिंग से तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वैल्यू पे मेरा रिले स्टार्ट होगा। आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं करंट सेटिंग। क्या बोलते हैं, करंट सेटिंग। अब देखो, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, अलग अलग नॉब्स लगी हुई थी। अब इस नॉब्स को अगर हम चेंज कर देंगे, अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं, तो हम रिले को सेट कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि ये जो नॉब लगी है यहाँ पे, ये 125 पे लगी हुई है। अब अगर हम इसको 150 पे लगा देंगे तो रिले का टाइम या करंट सेटिंग जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। ये कहीं और, जैसे पहले रिले मेरा 1 एम्पियर पे ट्रिप कर रहा था, अब रिले 1.5 एम्पियर पे ट्रिप करने लगेगा। फिर इसको 2 पे लगा देंगे तो वो 2 एम्पियर पे ट्रिप करने लगेगा, है ना। तो इस तरह हम लोग सेटिंग को चेंज कर करके रिले की टाइम को या रिले के करंट को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक। लेकिन उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि करंट सेटिंग होती क्या है ना। तो करंट सेटिंग को डिफाइन किया जाता है, द पिकअप वैल्यू ऑफ करंट कैन बी एडजस्टेड टू द रिक्वायर्ड लेवल इन द रिले विच इज कॉल्ड एज करंट सेटिंग, ठीक। तो पिकअप वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, अलग अलग करंट के साथ पिकअप वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये डिसाइड किया कि मेरा जो रिले है वो 1.5 एम्पियर पे पिकअप कर जाना चाहिए, मतलब स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो हम लोग उसको अलग जगह पे ले जाकर के सेट कर देंगे। अब फिर दिमाग में आया कि नहीं यार, 1.5 एम्पियर पे काम नहीं कर सकता, अब हम इसको 2 एम्पियर पे सेट करते हैं। तो 2 एम्पियर पे सेट करने के लिए हम अलग नॉब पे लगा देंगे ले जाकर के। फिर हमको दिमाग में आया कि चलो यार 2 एम्पियर पे भी काम नहीं कर रहा, अब इसको 2.5 एम्पियर पे सेट करके देखते हैं, तो फिर से हम इसको चेंज कर देंगे। लेकिन इसको चेंज करने के दौरान हमको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं कि बस बंद किया, उठा के इधर से निकाले दूसरे में लगा दिए, है ना। ऐसा कोई सीन नहीं है, इसके दौरान हमको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो देखो, करंट सेटिंग का फॉर्मूला होता है पिकअप करंट डिवाइडेड बाय रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी, है ना। पिकअप करंट कितनी है उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी से, तो आपको करंट सेटिंग पता चल जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक। ये परसेंट में होती है, ठीक। तो मान लो कि मेरी पिकअप करंट, हमने चाहा कि भाई जो मेरा रिले है वो 1.25 एम्पियर पे ट्रिप कर जाना चाहिए। मेरा जो सिस्टम है उस सिस्टम में हमको लगा कि भाई रिले जो है 1.25 एम्पियर पे ट्रिप कर जाना चाहिए, है ना। मान लो कि हम एक डिवाइस लगाए थे, वो डिवाइस
1 एम्पियर पे काम करती है ना। अब और 1.2 मैक्सिमम 1.25 एम्पियर तक वो करंट को झेल सकती है। 1 एम्पियर पे काम करती है और मैक्सिमम 1.25 एम्पियर तक करंट को वो झेल सकती है। उतने एम्पियर अगर करंट देंगे हम उसमें तो वो खराब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम 1.25 एम्पियर से ज्यादा करंट उसमें प्रोवाइड करेंगे वो खराब हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, रिले को जाके बोलेंगे कि भाई 1.25 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर आए तो तुरंत सर्किट को क्या कर देना, बंद कर देना, है ना। तो ये तो बात हो गई बोलने की। रिले तुम्हारी लैंग्वेज तो समझता नहीं है, तुम जाके रिले को बोल दोगे कि सुनो रिले 1.25 एम्पियर पे मेरी सर्किट को ऑफ कर देना, तो ऐसा रिले तो बात समझेगा नहीं, है ना। तो वहां पे कुछ कैलकुलेशन करके उसकी नॉब को हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई हमको तो ये डिसाइडेड है ही कि हमको कितने पे रिले को चालू करना है। तो भाई ये हमको पता ही है पहले से, हमको पता है कितना है 1.25, है ना। 1.25 पे हमको रिले को चालू करना है, ठीक। नेक्स्ट हम जाके चेक करेंगे सबसे पहले कि भाई जो सीटी हमने लगाई है उस सीटी का सेकेंडरी करंट कितना है। तो मान लो सीटी थी मेरी 100/1 एम्पियर की, है ना। तो सीटी का सेकेंडरी कितना हो गया, कितना हो गया सीटी का सेकेंडरी, रिप्लाई करो। 100/1 एम्पियर का सीटी है, तो सीटी का सेकेंडरी में कितना करंट आएगा। सो गया क्या जी सब। 1 एम्पियर, है ना। तो पिकअप करंट हमने कितनी डिसाइड की है, पिकअप करंट हमने कितनी डिसाइड की है, बोलो। पिकअप करंट कितनी डिसाइड की हुई है, 1.25 एम्पियर, है ना। तो भाई 1.25 एम्पियर डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, 125%, है ना। तो हम नॉब को उठाएंगे और ले जाकर के लगा देंगे कहां पे, 125 पे। मेरा रिले का जो करंट है वो सेट हो गया। रिले का करंट क्या हो गया, सेट हो गया कि भाई इतनी करंट जैसे आएगी मेरा रिले एक्टिवेट हो जाना चाहिए, है ना। अब ये अंदर में कैसे जाके सेट होता है इसके बारे में हम लोग आगे जब हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोलो इतना समझ में आया। तो 125 पे हमने जाकर के क्या कर दिया, नॉब लगा दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम चाहें तो अलग अलग वैल्यू पे सेट कर सकते हैं। अब हम चाहें कि भाई 0.25 एम्पियर पे ही ट्रिप कर जाए तो 25 पे ले जाके लगा देंगे। हम चाह रहे हैं कि 0.50 पे ट्रिप कर जाए तो 50 पे ले जाके लगा देंगे। अब ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आप सीटी ऐसा यूज करो जो 100/2 एम्पियर का हो, है ना। तो यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा तब वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। तो ये अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं जिससे आपको कैलकुलेशन करनी होगी इस नॉब को कहाँ पे लगाना है उसके लिए, है ना। ये नहीं कि गए घूमते फिरते हुए कहीं भी नॉब लगा दिए और मेरा रिले काम करने लगा। रिले तो काम करेगा लेकिन जब फॉल्ट आएगी तब नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि सपोज करें कि मेरे पास एक ओवर करंट रिले है। ओवर करंट का मतलब क्या, मेरा जो सर्किट है वो 1 एम्पियर पे काम कर रहा है। ओवर करंट तब काम करता है जब 1 एम्पियर से ज्यादा आएगी। तो ऐसे रिले को कौन सा रिले बोलते हैं, ओवर करंट रिले बोलते हैं, है ना। आगे जब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे और उसका वर्किंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बस इतना समझो कि एक रिले है जिसकी करंट सेटिंग है 130%, ठीक है, और वो सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। और करंट ट्रांसफार्मर जो है वो 400/5 है ना। मतलब प्राइमरी में 400 और सेकेंडरी में 5। तो भाई उसकी पिकअप वैल्यू क्या होगी, बोलो ये समझ में आ रहा है। उसकी पिकअप वैल्यू क्या होगी, पिकअप वैल्यू का फॉर्मूला या करंट सेटिंग का फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा आंसर। करंट सेटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पिकअप वैल्यू डिवाइडेड बाय रेटेड सेकेंडरी ऑफ करंट ऑफ सीटी, है ना। अब यहाँ पे पिकअप वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है।
तो रेटेड सेकेंडरी ऑफ सीटी कितना है 5 है और मेरा करंट सेटिंग कितना है 130%। तो 130% को अगर नॉर्मली कैलकुलेट करोगे तो वो 1.3 होगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 मतलब 6.5 एम्पियर पे मेरा जो रिले है वो एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पिकअप वैल्यू पूछी जा रही है, बोलो समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। क्या है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, PSM भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जनरली अगर आप रिले देखोगे, जब आप ब्रॉड में रिले देखोगे या कोई रिले एक्चुअल में देखोगे तो उसमें एक ग्राफ दिया रहता है ना। उस ग्राफ से ही कैलकुलेशन की जाती है, ठीक। तो वहां पे PSM की वैल्यू दी होती है। PSM एक्चुअल में है क्या, PSM एक तरह का रेशियो है और कुछ नहीं है। PSM क्या है, एक तरह का रेशियो है। किस किस चीज का रेशियो है इसको जानना जरूरी है। PSM रेशियो है भैया फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल डिवाइडेड बाय पिकअप करंट, ठीक। फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल डिवाइडेड बाय पिकअप करंट, ये दोनों का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, PSM बोलते हैं, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। PSM के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पहला चाहिए फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट मैंने निकालना बता दिया है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट था कैसे फॉल्ट करंट निकालेंगे कि भाई 100/1 एम्पियर का मेरा सीटी है, पहले 100 पे 1 एम्पियर सीटी दे रहा था, तो 5000 एम्पियर पे कितना सीटी देगा, 50 एम्पियर देगा। वही 50 एम्पियर को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्ट करंट इन सीटी। फॉल्ट करंट समझ में आ गया है, बोलो रिप्लाई करो। फॉल्ट करंट समझ में आ गया है। फॉल्ट करंट अगर समझ में नहीं आया है तो हम लोग PSM नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो दो चीजें हमको चाहिए, पहला चाहिए फॉल्ट करंट और दूसरा चाहिए पिकअप करंट। पिकअप करंट भी हम लोग समझ गए हैं, वो करंट जिससे मेरा रिले क्या करे, एक्टिवेट हो जाए, ठीक। तो पिकअप करंट के लिए भी हमको दो अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, पहले लिखा है क्या, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल डिवाइडेड बाय पिकअप करंट को ही तोड़ के लिखा गया है, ठीक। रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाइड बाय करंट सेटिंग, ठीक। पिकअप करंट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है यहाँ पे, रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाइड बाय करंट सेटिंग, ठीक। इतनी सारी चीजें अगर हमारे पास रहेंगी तब हम लोग PSM कैलकुलेट कर पाएंगे। PSM का फायदा क्या है आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले PSM को कैलकुलेट करना सीखो। तो कॉपी में लिखो, एक सीटी है हमारे पास जिसका रेशियो है 200/1। क्या है, सीटी का रेशियो कितना है, 200/1, है ना। करंट सेटिंग दी गई है वहां पे रिले की 150%, कितनी दी गई है, 150%, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 1000 एम्पियर फॉल्ट आए, 1000 एम्पियर का फॉल्ट आए तो PSM कितना होना चाहिए, बोलो कैलकुलेट हो जाएगा। 1000 एम्पियर का अगर फॉल्ट आता है तो PSM कितना होना चाहिए, कोई एक आदमी बताओ सबसे पहले क्या करोगे। सर हाँ सबसे पहले हम लोग बोलो बोलो, fault तुम्हारा आवाज current कट रहा है। calculate करेंगे। सबसे टाइप कर पहले दो, टाइप कर दो, current calculate टाइप कर दो चैट बॉक्स में, तुम्हारी आवाज काफी कट रही है। और किसी को समझ में नहीं आया क्या, और कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। सबसे पहला काम क्या करोगे PSM निकालने के लिए, क्या क्या चीजें दी हुई हैं। पहला चीज दिया गया है कि सीटी का रेशियो है भैया 200/1 एम्पियर। वेरी गुड, सबसे पहले फॉल्ट करंट कैलकुलेट करेंगे। सीटी का रेशियो दिया है 200/1 एम्पियर। उसके बाद दिया गया है आपको कितना, 150%। क्या है ये, करंट सेटिंग। नेक्स्ट दिया है आपको 1000 एम्पियर फॉल्ट करंट।
तो कॉमन सी बात है, सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, फॉल्ट करंट कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं, सबसे पहले सीटी देखो, सीटी अगर 200 एम्पियर पे 1 एम्पियर बता रहा है तो 1000 एम्पियर पे कितना बताएगा, जवाब दो जल्दी जल्दी। सीटी अगर 200 एम्पियर पे 1 एम्पियर बता रहा है तो 1000 एम्पियर पे कितना बताएगा, 10 एम्पियर। एकदम गलत जवाब। 5 एम्पियर सर। हाँ 5 एम्पियर। राधा कुमारी ठीक करो उसको। 200 एम्पियर पे अगर 1 एम्पियर बता रहा है तो 1000 एम्पियर पे कितना बताएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1/200, दैट विल बी 5 एम्पियर, है ना। तो 5 एम्पियर बताएगा, वही 5 एम्पियर क्या होगी, मेरी फॉल्ट करंट हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट हमको चाहिए क्या, रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट। कितनी है रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट, कितनी है, जवाब दो। रेटेड सीटी सेकेंडरी करंट कितनी है, अरे भाई 200 बटा 1 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी में कितना होगा, 1 एम्पियर। हाँ 1 एम्पियर, ठीक। नेक्स्ट पूछ रहा है करंट सेटिंग, यही फॉर्मूला है ना। नेक्स्ट बोल रहा करंट सेटिंग, तो करंट सेटिंग कितना है मेरा, 150%। तो 150% को क्या लिखोगे, 150% को क्या लिखोगे, 1.5 एम्पियर। 150% को यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 1.5 एम्पियर। तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड 1.5, द वैल्यू विल बी 3.33। समझ में आ गया। कितना आंसर आएगा पीएसएम का, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर में आंसर कितना आएगा, अरे भाई सारी वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, इतना क्या टाइम लग रहा है। 3.33, ठीक। तो ये हो गया हमको क्या, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, ठीक। तो देखो अब हम रिले को चाहें तो अलग अलग टाइम पे कैलिब्रेट कर सकते हैं। हम चाहें कि रिले 0.2 सेकंड पे काम कर जाए, 0.3 सेकंड पे काम कर जाए, 0.4 सेकंड पे काम कर जाए, तो रिले के अंदर ऐसी एक नॉब लगी रहती है, तो यहाँ पे दिख रही है, ये एक नॉब लगी रहती है रिले के अंदर। एक सेकंड, ये जो नॉब दिख रही है यहाँ पे, ये ऐसी नॉब लगी रहती है जिसको हम घुमा के चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 0 से 1.0 तक होती है, ठीक है। हर एक डिस्टेंस में 0.05 सेकंड का अंतर होता है, ठीक है, 0.05 सेकंड का अंतर होता है। जैसे ये 0 है, 0 के बाद नेक्स्ट वाला कितने देर बाद होगा, बोलो, जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 के बाद नेक्स्ट वाला कितने देर के बाद होगा, आंसर दो। 0.05, ठीक। अब देखो ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ है पीएसएम वर्सेस ऑपरेटिंग टाइम इन सेकंड का, ठीक है, पीएसएम वर्सेस ऑपरेटिंग टाइम इन सेकंड का, ठीक है। पीएसएम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मान लो मेरा पीएसएम आया 8, ठीक है, तो पीएसएम अगर 8 आया तो उसका ऑपरेटिंग टाइम कितना होगा, इस कर्व से अगर चेक करोगे, ये कर्व आपका रिले के अंदर बना होता है। जब आप रिले चेक खोलोगे तो रिले के अंदर ये कर्व डिजाइन होता है, ठीक। तो 8 पीएसएम के लिए मेरा ऑपरेटिंग टाइम कितना है, 4। कितना है, देखो चेक करो, 4, ठीक। अब हम इस टाइम मल्टीप्लायर को 0.2 पे सेट करते हैं। अगर इस टाइम मल्टीप्लायर को 0.2 पे सेट करते हैं तो मेरा ऑपरेटिंग टाइम जो होगा वो इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाम क्या है इसका, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। ये जो कर्व है, ये कर्व आपको हमेशा साथ में रहेगा। जब आप रिले सेट करोगे तो ये कर्व आपके पास रहेगा, ठीक है। तो हमने पीएसएम कैलकुलेट करके लाया 8 पे,
8 पे टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर जो यहाँ पे कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग टाइम इन सेकंड कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, टाइम मल्टीप्लायर को मैंने सेट किया है 0.2 पे, तो मेरा रिले कितने देर के बाद ऑपरेट होगा, दैट विल बी 0.2 मल्टीप्लाई बाई 4। इसके परपेंडिकुलर भी देखेंगे हम लोग। 8 के परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, मेरा 4 आ रहा है। ठीक, इसको मैंने सेट किया है 0.2 पे, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 4 वही क्या हो जाएगा, मेरा ऑपरेटिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक जो है कि कैसे हम ऑपरेटिंग टाइम को कैलकुलेट करते हैं। रिले में हम कैसे ऑपरेटिंग टाइम को कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या चीजें हमको चाहिए होती हैं जब हम कैलकुलेट करने जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 चीजें हमको चाहिए। पहला चाहिए क्या, करंट सेटिंग। दूसरा चाहिए फॉल्ट करंट का लेवल कि भाई कितनी करंट आ रही है। दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए हमको रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, जो करंट ट्रांसफार्मर हमने वहां पे लगाया है। चौथा चाहिए हमको टाइम वर्सेस पीएसएम का कर्व, जो कर्व हमने अभी यहाँ पे देखा था। और पांचवा चाहिए हमको टाइम सेटिंग। ये 5 चीजें हमको चाहिए होती हैं जब भी हम कैलकुलेशन करने जाते हैं। ये 5 चीजें हमको चाहिए होती हैं। ठीक, स्टेप 1 दिख रहा सबको स्क्रीन पे। चलो, पहला स्टेप है कि भाई सीटी को देखो। सबसे पहले सीटी देखो और सीटी की सेकेंडरी को देख लो, है ना। जब भी आप सिस्टम में चेक करने जाओगे तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, सीटी को चेक करोगे और सीटी के सेकेंडरी की वैल्यू को चेक करोगे। तो भाई हमने चेक किया, चेक करने के दौरान हमको मिला कि भाई जो सीटी है वो 100/1 एम्पियर का है ना। तो हमको क्या वैल्यू मिल गई, 1 एम्पियर। कहानी खत्म, स्टेप 1 का काम खत्म। अब हम क्या करेंगे कि स्टेप 2 बोल रहा है फ्रॉम द करंट सेटिंग वी कैलकुलेट द ट्रिप करंट। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ट्रिप करंट नहीं होगा, दैट विल बी ट्रिप करंट। स्टेप 2 में हम जाएंगे और दूसरा काम करेंगे कि ट्रिप करंट को कैलकुलेट करें। ठीक, अब ये जो करंट सेटिंग है ये हम खुद सेट करते हैं। ये हम खुद कैसे सेट करते हैं ये मैंने पहले बताया कि मान लो मेरा जो सिस्टम है वो 1 एम्पियर पे काम कर रहा है और 1.25 एम्पियर तक वो करंट को झेल सकता है। तो 1.25 एम्पियर तक हम करंट को जाने दे सकते हैं आगे। 1.25 एम्पियर से जैसे ही ज्यादा करंट आएगी वो मेरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम रिले को ऐसे सेट करेंगे कि 1.25 एम्पियर तक वो काम करे। तो हमने सेट कर दिया भैया 150% पे, तो पिकअप वैल्यू हमको मिल जाएगी कितनी, 1.5 एम्पियर। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, करंट के सीटी के सेकेंडरी के करंट से। 1 मल्टीप्लाइड बाई 150 क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे देख लो 150% है, इसको अगर नॉर्मल वैल्यू में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे पीएसएम। फिर जो पीएसएम की वैल्यू आएगी उस पीएसएम से हम जाके चेक करेंगे क्या, टाइम वर्सेस पीएसएम का कर्व, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर पे। तो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर पे जितनी वैल्यू हमने सेट करके रखी है उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, पीएसएम और टाइम के कर्व से जो वैल्यू आई है उससे। जैसे यहाँ पे पीएसएम और टाइम के कर्व से हमको कितनी वैल्यू आई थी, 4। तो 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर से, 0.2 से। तो फाइनली हमको मिल गया कि भाई 0.8 सेकेंड में मेरा रिले क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको जाके अच्छे से पढ़ना है, इसका नोट्स बना लेना है ना, क्योंकि ये सारी जो बेसिक चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ रिले। तो इसको अच्छे से पढ़ ले, इसको नोट्स बना ले और जो छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व कर ले, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास होगी इस वीक की, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो तुम लोग लीव कर सकते हो।
12:36 में ले गया था सर, एक